हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनीश, आप सभी का दोस्त। तो यहाँ पे फाइनली गाइस आरआरबी जेई में जो आप लोगों ने मैसेज किए ना, तो फाइनली देखें कि कौन से जो क्वेश्चन है गाइस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ में लॉरेंस है, तो वो भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे अपन बात करें बक बूस्ट कन्वर्टर वाला ना, तो बक बूस्ट कन्वर्टर में हमें पता है कि जो लोड है गाइस, लोड के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलता है वो रिवर्स पोलैरिटी में मिलता है ना। लेकिन समस्या ये नहीं है, आंसर तो ठीक है, ये है कि ये गाइस हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। आप किसी भी एंगल से अगर देखोगे तो हमको नहीं है सिलेबस में ना, क्योंकि चॉपर हमारे पास में क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और ये दूर दूर तक कहीं सिलेबस में नहीं है ना। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर गाइस हमारे पास है आउट ऑफ सिलेबस, तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे सिलेबस आप अपलोडेड है, तो इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। दूसरा गाइस देखो हमारे पास है विच जनरेटर इन अ विंड टर्बाइन यूजेस स्लिप रिंग्स एंड पार्शियली रेटेड अ कन्वर्टर फॉर अ वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो दो हमारे पास में होता है, एक होता है हमारे पास है क्या, नॉर्मल जो इंडक्शन जनरेटर है, और दूसरा गाइस हमारे पास है, मैंने क्लास में आपको बताया था, डबली फीड इंडक्शन जनरेटर डीएफआईजी। तो डीएफआईजी में क्या होता है कि जो हमारे पास है स्टेटर और रोटर है ना, दोनों ही को मेन टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो स्लिप पावर है, जो हमारे पास वेस्टेड पावर हो जाती है, तो स्लिप पावर को भी अपन बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से रोटर से अपन क्या यूज करते हैं, जो कन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर और रेक्टिफायर का सेट यूज करते हैं। देन अपन क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर, और उसको जो मेन लाइन है गाइस हमारे पास मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास कन्वर्टर है ना, बेसिकली इट विल अलाउ द वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, इसीलिए तो इसका यूज किया जाता है ना, क्योंकि विंड है हमारे पास है तो स्पीड आपका वेरी करेगा। तो हमारे पास में जो विंड पावर है तो उसमें वेरिएबल स्पीड को अलाउ करता है, लेकिन ये किस केस में हमारे पास है, इट इज फॉर द स्लिप रिंग है ना, नॉट फॉर अ केज, क्योंकि केज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा गया कि जो हमारे पास है केज इंडक्शन जो हमारे पास में जनरेटर है, वहां पे एनएस होगा एनआर होगा, तो वहां पे ऑलमोस्ट गैस कांस्टेंट मिलेगी, दोनों हमारे अलग अलग होते हैं ना। तो स्लिप रिंग और हमारे पास में जो केज है दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो वहां पे आंसर बिल्कुल सही है, उसको ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये वाला आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताने से पहले गाइस आई मस्ट से, आप लोग है ना ऑब्जेक्शन के लिए जो भी पैसा लगेगा वो आप मेरे को मैसेज कर देना है ना। आई एम विद यू गाइस है ना। तो सिंपल टेलीग्राम आईडी मेरी अभिनीश सर PW, बस अपना बैच का नाम बता देना, या उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बैच से नहीं हो तब भी है ना, आप मुझे बता देना, मैं आपके बिहाफ में पे कर दूंगा। ओके चल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टॉर्क इन अ सिंक्रोनस मोटर। The torque in a synchronous motor is produced only when rotor is locked into synchronism। अब देखो यहाँ पे इतना जो भारी शब्द यूज किया है सिंक्रोनिज्म है ना, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास में जो सिंक्रोनस मोटर उसमें चार टॉर्क बताए थे मैंने आपको ना, इनिशियल टॉर्क, और आपके पास है रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। तो इनिशियली भी हमको टॉर्क मिलता है ना। हाँ, अब यहाँ पे जैसे स्टेडी स्टेट वगैरह लिख देता है या फाइनल स्टेट, तो ठीक था हमारे पास है। सिंक्रोनिज्म मींस कि जब हमारे पास एनआर जो है आपका ऑलमोस्ट 80% तक पहुंच जाता है, जैसे डैम्पर वाइंडिंग्स अपन यूज करते हैं, तो 80% पे पहुंच जाता है, तो डैम्पर वाइंडिंग को फिर अपन क्या, जो ऑक्सिलरी मैकेनिज्म है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डैम्पर को अपन स्विच ऑन कर देते हैं, है ना, मतलब जो डीसी एक्साइटेशन उसको स्विच ऑन करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना दे रखा है, 1 और 2, विच इज अ रॉन्ग। तो आप इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, राइट। और जो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल पे ऑन बिहाफ ऑफ यू। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चांस कम है, अगर देखा जाए चांस कम है ना, कि एक वर्बली अगर स्टेटमेंट देना चाहो तो दे सकते हो, चांस कम है ना, कम चांस है गाइज, बट आप कर देना ना, कम चांस है, बट यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट कर देना। नेक्स्ट गाइस हमारे पास में जो कि आप लोगों ने भी कहा और मैंने भी आपको टेलीग्राम पे बताया था कि आप इसको कर दीजिए ना। तो विच सेट ऑफ स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेडी स्टेट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर। चल, रन एट ए कांस्टेंट स्पीड, भैया बिल्कुल सही बात है हमारे पास है ना। हमारे पास में जो NS है ये मेंटेन होता है 120 F/P इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड कंडीशन वंस इट इज स्टार्टेड। स्टार्टिंग टॉर्क इज 0, सो यहाँ पे ये भी सही बात है हमारे पास है, बिकॉज रोटर आपके पास में डीसी एक्साइटेड होता है, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई आता है, तो वहाँ RMF NS पे मिलता है और यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि रोटर वांट टू चेजेस द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से लॉक इन में नहीं आ पाते हैं। तो ये हमारे पास में सही है कि यहाँ पे 0 होता है। टॉर्क इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली स्लिप, अरे दादा यहाँ पे स्लिप ही हमारे पास में कितना होता है, 0 स्लिप होता है, तो कहाँ से होगा आपका इंक्रीज, है ना, तो स्लिप आपकी 0 हो गई। नॉट सुटेबल फॉर वेरिएबल स्पीड ड्राइव, है ना।
क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट सुटेबल, है ना। तो और पांचवा क्या हमारे पास है, मेंटेन द स्पीड अंडर द वेरिंग द लोड। तो इस हिसाब से 1 2 4 5 है ना, ये हमारे पास है, ठीक है। तो लेकिन समस्या इस बात की है भाई यहाँ पे कि ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है ना। समस्या किस बात की कि यहाँ पे ना ऐसा जो कोई भी जो ऑप्शन है ना हमारे पास में, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 1 2 4 तो है, सॉरी 5 तो है हमारे पास, लेकिन 4 नहीं है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए, आप इसको जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दीजिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिकल के, और मतलब मशीन के, और पावर सिस्टम में तो कोई है भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस के, तो लॉरेंस सर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा जैसे हमारे पास है कि व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वैसे तो सर आपको पढ़ाते होंगे ना, बट मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो यहाँ पे ना यूटिलाइज ओनली 1/2 साइकिल, ये बिल्कुल सही बात है भैया। अब आपको याद होगा कि अगर हम जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से इस सब्जेक्ट को देखें तो जो हाफ साइकिल में मिलता है ना, इसकी वजह से जो हार्मोनिक से सीधा कहाँ पे फीड होता है, ट्रांसमिशन लाइन में फीड हो जाता है बिल्कुल, और उसकी वजह से मोटर का है ना और बाकी के ऑपरेशन आपके डिसअफेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास में। लेकिन सर जैसे अब इसकी बात करी जाए, बिल्कुल, है ना, तो अगर इसमें देखोगे, मैं माइक ले लूं एक बार, हाँ बिल्कुल, ये ले लीजिए। तो बेटा इसको अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको देखोगे तो डिसएडवांटेज बोले, मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हायर कॉस्ट नहीं भाई, हाई कॉस्ट तो नहीं होती है इसकी, यूटिलाइज ओनली हाफ साइकिल, ये बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। आपने, मुझे पता है कि 99% बच्चों ने ये आंसर बी ही लगाया होगा, पर इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो है रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो आपको पता है कि फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा, और ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा, आपका रिपल ज्यादा होगा। तो अगर हमारी रिपल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर में होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिपल फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है, अगर आप देखेंगे कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हम जैसे ना फिल्टरिंग जब यूज करेंगे ना, तो इट विल इंक्रीज द डिफिकल्टी इन द फिल्टरिंग, है ना। लेकिन साथ साथ में ना देखो मेन शब्द भी यूज किया, मेन डिसएडवांटेज है। तो अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स से जैसे पीएस भीमरा पढ़ते हैं तो वहां पे इस चीज को बोला गया, लेकिन जैसे और भी बुक्स है तो वहां पे ऐसा मेन शब्द यूज नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से कर दो इसको ना, कर दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम सर देखो सीधी बात है, मैंने हाँ लास्ट टाइम भी आपको पता होगा ये बात कि वो हट गए थे। हाँ, इसमें बहुत सारे लास्ट ईयर जब ऑब्जेक्शन डाले गए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आपने ऑब्जेक्शन किया था, सही थे तो भी आरआरबी ने हटा दिए थे। तो इस बार चांस ले सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सर 90% लोगों ने सही दिया होगा इसका जवाब, पर इसका सी भी करेक्ट होगा, है ना, इसका सी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। हाँ कर सकते, चांसेस कम है बट स्टिल, है ना। और पैसों की दिक्कत हो तो मैंने बता दिया ना, हालांकि लॉरेंस सर मुझसे ज्यादा पैसे वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिटरमाइन वेदर सिग्नल जो है आपका, सिग्नल xt जो है वो है sin t 3t प्लस sin 5t। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जनरली मैथ्स को भी कह सकते हो आप इसको, पर ये सीखते हैं हम सिग्नल सिस्टम्स में। अगर आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने उसमें सीखा होगा। तो सिग्नल सिस्टम्स में हम लोग जो सीखते हैं, और सिग्नल सिस्टम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जनरली आपको क्या करना होता है, इसमें टाइम पीरियड देखना होता है 2π/3, दूसरे का टाइम पीरियड 2π/5। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका है ना, सीधे आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, इसका आंसर भी करेक्ट है, पर आप इसको आउट ऑफ सिलेबस डाल सकते हैं, ठीक। इसको आप आउट ऑफ सिलेबस डाल सकते हैं क्योंकि सिग्नल सिस्टम आपने नहीं पढ़ा है जनरली। अब आज इस बार आरआरबी के फिर से ऊपर है, लास्ट ईयर आरआरबी ने कोई रिस्क नहीं लिया था। लास्ट ईयर आरआरबी ने आपने कहा कि भैया ये भी ऑब्जेक्शन में ये भी गलत है, आरआरबी कह रहा है ठीक है भाई तू जीत, है ना। इस साल देखते हैं आरआरबी क्या करेगा, पर आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा है ना डिस्कशन में चल रहा है कि विच among the given statement correctly distinguishes avalanche breakdown from Zener breakdown। Zener breakdown के कंपैरिजन में avalanche breakdown, ठीक है, में क्या क्या होते हैं, क्या करेक्टली स्टेटमेंट है। तो जीनर ब्रेकडाउन ऑकर ओनली अंडर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, नहीं भाई, ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स वाइज में होता है।
तो ये गलत है, ये गलत है। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज टिपिकली हायर देन द एवलांच ब्रेकडाउन, ये भी गलत है। जीनर ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे होता है तो डिप्लीशन बहुत पतली होती है। जब डिप्लीशन पतली होती है तो ऐसे सोचो टंकी पतली है, एक पानी की टंकी है जो बहुत पतली है और एक पानी की टंकी है थोड़ी मोटी है, तो ब्रेकडाउन करने में किसको ज्यादा प्रेशर लगेगा? जो पतली टंकी है उसको कम लगेगा, जो ज्यादा बड़ी टंकी है, जो मोटी थिकनेस की टंकी है उसको ज्यादा लगेगा। तो ये भी बात गलत है। ठीक है, तीसरा, एवलांच ब्रेकडाउन इज अ प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म इन लाइटली डोप्ड जंक्शन, ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है ना। जीनर ब्रेकडाउन हैवीली डोप्ड में होता है और एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड में होता है। ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? इंपैक्ट आयनाइजेशन। आपको मैं बताता चलता हूं, इंपैक्ट आयनाइजेशन पे होता है ये है ना, इंपैक्ट आयनाइजेशन पे होता है ये। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट जो बच्चे बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन डज नॉट रिजल्ट इन शार्प इंक्रीज इन रिवर्स करंट। अब अगर मैं इसको जीनर ब्रेकडाउन के हिसाब से देखूं, देखो ब्रेकडाउन का मतलब ये शार्प इंक्रीज इन करंट। ठीक है ना। वेदर लोगों ने इसका बहुत सारे ने स्टेटमेंट दिया है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब ही होता है शार्प इंक्रीज इन करंट, ब्रेकडाउन आ गया एक तरह से। ठीक है, एकदम से ब्रेक हो गई, चीज ब्रेक हो गई, शार्प इंक्रीज, एक बहुत तेज करंट आई। पर अगर आप इसको देखेंगे फोर्थ ऑप्शन को, तो एवलांच ब्रेकडाउन डज नॉट रियलाइज शार्प इंक्रीज इन ब्रेकडाउन, ये बात अगर मैं इसको जीनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में बात करूं तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन का जो ब्रेकडाउन होता है वो जल्दी होता है और एकदम से होता है। ठीक है, एकदम से होता है। जबकि सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करूं एवलांच से, तो एवलांच का ब्रेकडाउन थोड़ा सा, है ना, स्लो प्रोसेस, एक तरह से कह लीजिए स्लो प्रोसेस टाइप का होता है। तो जब ब्रेकडाउन होगा तो शार्प इंक्रीज ही आएगा करंट, पर अगर आप उस ब्रेकडाउन का नेचर देखेंगे तो थोड़ा सा वो स्लोली चलेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि अगर मैं जीनर डायोड के कंपैरिजन में बात नहीं करूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि भैया, है ना, शार्प इंक्रीज, है ना, शार्प इंक्रीज डज नॉट रिजल्ट शार्प इंक्रीज इन करंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है अगर मैं केवल अकेला एवलांच की बात करूं। पर यहां पे अगर मैं जीनर डायोड के हिसाब से बात करूं, तो जीनर डायोड के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एवलांच ब्रेकडाउन जो होगा वो कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जीनर डायोड के कंपैरिजन में ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये रियलिटी समझ में आ रही होगी कि ब्रेकडाउन का मतलब तो होता ही है शार्प इंक्रीज, शार्प इंक्रीज इन करंट। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट वैसे अपने इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो गलत, सही गलत है ना। ये स्टेटमेंट वैसे देखा जाए इंडिपेंडेंटली तो गलत है, पर अगर मैं जीनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में देखूं तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या करता है आपका, है ना, कंपैरेटिवली स्लो है, कंपैरेटिवली स्लो है। तो जीनर ब्रेकडाउन की तरह शार्प नहीं लेता, थोड़ा सा स्लोली लेता है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पता है कि इसमें भी सब बच्चों ने मैक्सिमम ने सी आंसर करेक्ट किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, पर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें हमें ऑब्जेक्शन डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये है मेरी तरफ से क्वेश्चन आपके, ये है मेरी तरफ से क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चंस आपको मयंक सर बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है व्हाट डज द रिडक्शन फैक्टर इन इल्यूमिनेशन रेफर टू। कहा गया आपको रिडक्शन फैक्टर के बारे में। मेरे भाई रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? रिडक्शन फैक्टर अगर आप पढ़े होगे, हमने पढ़ाया था आपको, तो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? MSCP डिवाइडेड बाय MHCP। ठीक है, यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमी स्फेरिकल हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का रेशियो है। और ये क्वेश्चन SSC JEE में भी आया हुआ था 2024 में। लेकिन यहाँ पर इसने गलती क्या करी है कि ये लिखा है एक्चुअल इल्यूमिनेंस टू थ्योरेटिकल इल्यूमिनेंस, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपको 100% चैलेंज करना है। तो कहाँ से चैलेंज करें, क्या रेफरेंस रहेगा? इसके लिए रेफरेंस के लिए देखो, ये SK सहदेव की किताब है, SK सहदेव। ठीक है, किताब का नाम क्या है मेरे भाई? किताब का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये किताब है। इसका पेज नंबर 222, पेज नंबर 222,
यहां पर देखो रिडक्शन फैक्टर का को डिफाइन किया गया है, ये होता है हमारा रिडक्शन फैक्टर। ये देखो रिडक्शन फैक्टर को डिफाइन किया गया है MSCP डिवाइडेड बाय MHCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसको आप चैलेंज कीजिए, हमें लगता है कि बिल्कुल ही ये चैलेंज एक्सेप्ट होना बिल्कुल जायज है। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हालांकि हमें पता है सभी लोग ठीक करेक्ट लगा कर आए हैं, हमें भी कोई खास आपत्ति इससे नहीं है, बस इसके आखिरी लाइन से मुझे आपत्ति है। अगर आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को सही आंसर नहीं किए हो या मिस किए हो, वो लोग चैलेंज कर सकते हैं। हीट इज जनरेटेड बाय द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लोज, किसमें? डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग में। बहुत सही बात है, जो हमारा मान लो ये हमारा मटेरियल है, इसी से हम क्या करेंगे? करंट बहा देंगे, यहाँ पर I² R लॉस होगा और ये हमारा हीट जनरेट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो अगली लाइन है वो गलत है, एंड लिखा है एंड इट इज डायरेक्टली अप्लाइड डायरेक्टली टू द हीटिंग एलिमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है, हीटिंग एलिमेंट होता ही नहीं है। हीटिंग एलिमेंट होता है इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग में। इसमें होता है इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये सब है। इसीलिए इसके सेकंड लाइन से हमें आपत्ति है। लेकिन आपको अगर चूंकि आप लोग सही आंसर इसका ऑलरेडी मार्क कर चुके हो तो आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा इसका गलत आंसर मार्क किया है या इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, वो तो चाहेगा ऑब्जेक्शन करना। और एग्जैक्ट आधी लाइन बिल्कुल गलत है, इसको मैं कह रहा हूँ, आधी लाइन पहली लाइन बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि मैं एग्जाम में खुद होता, मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं इसको ऑप्शन ए टिक लगा कर आता, कहीं कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं थी, ठीक है। तो यही दोनों क्वेश्चंस थे। पहला जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक क्वेश्चन हमने बता दिया, वो तो 100% ऑब्जेक्शनेबल है। ये है कंडीशन के साथ, जिसका सही हुआ वो बैठाएगा चुपचाप, जिसका गलत हुआ वो चाहेगा तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है।